मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन आधारित है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के। और आज हम लोग का जो टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, और इसका हम लोग पार्ट 1 हल करेंगे। और प्रैक्टिस सेट हम लोग किसका हल कर रहे हैं, तो समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। यानी अब तक हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट हल कर लिया, और छठवां जो प्रैक्टिस सेट है वह आधारित है हिंदी वर्णमाला पे। ठीक है, और हिंदी वर्णमाला के हम लोग 20 प्रश्नों को हल करेंगे। इसके अलावा 20 क्वेश्चन में हम लोग 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन को ऐड करेंगे, यानी टोटल 30 क्वेश्चन को आज हम लोग हल करने वाले हैं। वो भी पूरे के पूरे टॉपिक वाइज हम लोग व्याख्यात्मक टेस्ट हल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि आज का हमारा है पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है पूछा है। ई, ई, री, उ, यानी कि छोटी ई नहीं है, बड़ी ई नहीं है, री नहीं है, या फिर बड़ा ऊ नहीं है। तो कौन सा इसमें नहीं है स्त्रीलिंग? तो स्त्रीलिंग सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 3 होते हैं। ठीक है, कितने स्त्रीलिंग होते हैं? 3 होते हैं। पहला होता है आपका छोटी ई। ठीक है, यानी ये छोटी ई हो गया। उसके बाद बड़ी ई भी स्त्रीलिंग होता है, और री भी क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। यानी स्त्रीलिंग कौन नहीं है? तो बड़ा ऊ जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही होगा प्रश्न नंबर 1 का। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान जो है वह तालु से होता है। ठीक है, तो क का होता है, ड का होता है, या छ का होता है, या फिर म का होता है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो उच्चारण स्थान है तालु से, तो तालु से कौन कौन से अक्षर का हम लोग जो व्यंजन है उनका हम लोग उच्चारण करते हैं। तो जो च वर्ग के होते हैं ना, च वर्ग आप लोग जानते होंगे, जो कि च, छ, ज, झ ये होते हैं। तो ये क्या है? च वर्ग होते हैं। ठीक है, च वर्ग में 5 आते हैं। कितने आते हैं? 5 होते हैं। लेकिन मुख्य जो अंगा होता है, जो सॉरी 1 मिनट आपको बता रहे हैं, यहाँ पे जो इया होता है, ठीक है, इसको जो होता है इसको हम लोग नासिक वर्ग बोलते हैं। तो यानी 4 हो गए हमारे च वर्ग। तो च वर्ग में कौन होते हैं? च, छ, ज, झ। तो यहाँ पे कौन सा आपको मिल रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपको छ जो मिल रहा है वो आपका क्या है? यहाँ पे तालु से बोला जाता है। ठीक है, यानी कि जो व्यंजन हमारा है वो व्यंजन क्या है? छ। और यह किससे बोला, कहाँ उच्चारण स्थान इसका क्या है? तो तालु से। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सी होगा? बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि लुंठित ध्वनि है। ठीक है, लुंठित ध्वनि है, या फिर लुंठित व्यंजन भी कह सकते हैं इसको। तो ये क्या क्या है? मतलब लुंठित व्यंजन कहिए, या लुंठित ध्वनि कहिए, या फिर अंतस्थ व्यंजन कहिए, या फिर प्रकंपित अर्धस्वर बोलिए, या फिर पार्श्विक व्यंजन कहिए। तो ये जो लुंठित ध्वनि होते हैं ये 4 होते हैं। पहला जो होता है आपका य होता है, दूसरा आपका होता है र, तीसरा जो होता है वह ल होता है, उसके बाद चौथा जो होता है वह व होता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन में दिया है, तो र दिया हुआ है, तो र आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यानी लुंठित ध्वनि कौन सा है? र यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है कि ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। यानी ये एक ऐसा व्यंजन जिसमें कि चारों समाहित हो, वो कौन सा होगा? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प है, द है, ध है और फ है। तो सबसे सही जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह बिल्कुल सही होगा। क्योंकि आपको पता है कि जो प वर्ग के होते हैं, प वर्ग के जो भी होते हैं वह कहां से बोले जाते हैं? आपके ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये बिल्कुल सही हुआ। अब स्पर्श व्यंजन में अगर हम बात करें तो देखिए स्पर्श व्यंजन में आपका प जो होता है वह आता है। अब इसके बाद अल्प प्राण में भी प आता है, उसके बाद अघोष में भी प आता है। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है कि एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? संपृक्त ध्वनि कहलाती है, द्वित ध्वनि कहलाती है, संयुक्त ध्वनि कहलाती है, या फिर युग्मक ध्वनि कहलाती है। तो कौन सा सही होगा यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि युग्मक कहलाती है। क्या कहलाती है? युग्मक कहलाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। दिया हुआ है कि यह जो है वह किस प्रकार की ध्वनि है? तालव्य है, कंठस्थ है, दंतोष्ठ है, या फिर कंठोस्थ है। तो मैंने आपको बताया था कि जो य होता है वह यह किस में आता है आपको पता है? तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे प फ भ भ म ये हो गया, ये सारी जो चीजें होती हैं ये मतलब अलग से होती हैं। जैसे अगर हम बात करें जो य की, तो देखिए जिस प्रकार से हम लोग च वर्ग के अक्षरों का मतलब व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, उसी प्रकार य का भी हम लोग उच्चारण करते हैं। तो जिनका उच्चारण हम लोग किससे करते हैं?
तालु से करते हैं च वर्ग का, तो उसी प्रकार य का भी उच्चारण जो होगा वह तालव्य से होगा। यानी हमारा जो सही आंसर होगा यह क्या होगा? तालव्य बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है कि उच्चारण की दृष्टि से वह है, क्या है वह? ओष्ठ है, कंठ तालव्य है, दंतोष्ठ है या फिर कंठोष्ठ है? तो देखिए सही आंसर क्या होगा? देखिए जो वह है, वह जो वर्ण है इसका उच्चारण स्थान जो होता है वह दंतोष्ठ होता है। क्या होता है? दंतोष्ठ। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह को जब भी हम बोलते हैं उसमें आपका 3 चीजों का यूज होता है हम लोग का। पहला क्या होता है? आपका दांत का यूज होता है। ठीक है, किसका होता है? दांत का। सेकेंड जो यूज होता है वह जीभ का होता है। किसका होता है? जीभ का। उसके बाद थर्ड जो होता है वह होंठ का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे 3 अंगों का यूज होता है, इसलिए दंतोष्ठ ये सही आंसर होगा आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या यहाँ पर पूछा हुआ है। किसकी संख्या पूछा है? स्वरों की संख्या। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि स्वर होते क्या हैं। तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और ये जो स्वरों की संख्या होती है, जो स्वतंत्र स्वरों की संख्या होती है वह कुल 11 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से 11 कौन कौन से हैं? तो पहला अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या हो गए? हमारे 11 हो गए। ठीक है, तो इन्हीं 11 को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर बोलते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है कि ए के उच्चारण स्थान में, ए का जो उच्चारण स्थान है उसमें किस किस अंग का सहायता ली जाती है? दंत और ओष्ठ का लिया जाता है, कंठ और तालु का, छंद और तालु का, या फिर इच, यस या फिर तालु का? तो देखिए आपको बताना चाहेंगे जो ए होता है, ये ए जो है इसका हम लोग पहले उच्चारण स्थान मालूम होना चाहिए हम लोग को। ठीक है, जब इस उच्चारण स्थान हमारा इसका क्या होता है? कंठ तालव्य होता है। क्या होता है इसका? कंठ तालव्य होता है। ठीक है, कंठ तालव्य। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंठ तालव्य में किसका किसका यूज हुआ है? तो देखिए कंठ तालव्य में हम लोग यूज करते हैं कंठ और तालु, और कंठ और तालु के अलावा तीसरा यूज होता है बी, और वह होता है जीभ। ठीक है, तो 3 अंगों का यूज होता है ए के उच्चारण स्थान में, कंठ, तालु और जीभ का। अगर कंठ और जीभ दिया है तो भी सही है, तालु और जीभ दिया है तो भी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ए के उच्चारण स्थान में 3 अंगों का यूज होता है, कंठ, तालु और जीभ का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10 जो दिया हुआ है उसके बारे में मैंने पहले बताया भी था कि च वर्ग की ध्वनियां जो होती हैं वो किस वर्ग में आती हैं? दंत में, वर्ष वर्ण में, या फिर कंठ में, या फिर तालव्य में? तो मैंने बताया था कि तालु से जो बोली जाती है उनको हम लोग तालव्य बोलते हैं, और तालु से च वर्ग की सभी ध्वनियां बोली जाती हैं, चाहे वह च हो, छ हो, या फिर ज हो, या फिर झ हो। इसके अलावा पांचवा जो है वह आपका इया आता है, और इया को हम लोग अलग इसलिए रखते हैं क्योंकि यह किस में अंतर्गत आता है? नासिक के वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हमारे जो च, छ, ज, झ है वह किसके अंतर्गत बोले जाते हैं? किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो ये तालव्य में आते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? क्या है? पुल्लिंग नहीं है, आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए अ, प, च, ट और ज और आ। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि जब मैं आपको शुरुआत किया हुआ था तो मैंने बताया था कि स्त्रीलिंग होते हैं। तो स्त्रीलिंग कितने वर्ड होते हैं? 3 होते हैं। मैंने क्या क्या बताया था? छोटी, उसके बाद बड़ी, फिर उसके बाद री। ये क्या होते हैं? आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पूछा है कि पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, तो पुल्लिंग नहीं है तो ये क्या है? ये पुल्लिंग नहीं है तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से सही होगा। प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है उसे हम लोग स्वर कहते हैं, और उसकी परिभाषा एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के, ये ध्यान दीजिएगा, बिना किसी अवरोध के क्या करते हैं, तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, न अवरोध होता है न ही किसी की सहायता लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है कि द, अ, क, स, अ, इनको मिलाकर अगर हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ सकते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए, दकच, ढाग, दकस या फिर दक्ष। तो सही आंसर कौन सा होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि दक्ष यहाँ पे सही आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ढ का यानी कि जो ढ वर्ण है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है और यह किस वर्ग में आता है?
ट वर्ग का चौथा होता है, ट वर्ग का दूसरा होता है, त वर्ग का चौथा होता है, ट वर्ग का तीसरा होता है। सॉरी, तो सही आंसर होगा आपका 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ट वर्ग। ठीक है, ट वर्ग क्या होता है, चौथा होता है, जैसे ट ठ ड ढ, ये चार हो गया, फिर इया, तो ये पांचवा हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, चौथा है, चौथा क्रम में, और 21 वर्ग में है तो ट वर्ग में है, तो ट वर्ग में ये जिसका चौथा स्थान सही होगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, यहाँ पे ए बिल्कुल सही होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्ण समूह कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं, अक्षर कहते हैं, या फिर वर्ण कहते हैं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्णमाला कहते हैं। जो लिपि चिन्ह होते हैं उनको अगर क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए तो वह क्या हो जाता है, आपका वर्णमाला होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ट ठ ड, इस प्रकार से हम लोग मिलाएंगे तो ये देखिए एक तरह से वर्णों का क्या हो जाता है, ये माला बन जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका वर्णमाला बन जाता है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा वर्णमाला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, 2 होती है, 7 होती है, 11 होती है, या फिर 4 होती है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4। अगर हम चारों की बात करें कौन कौन सा है, तो पहला आपका होता है अ, सेकेंड जो होता है आपका छोटी ई, उसके बाद थर्ड जो होता है वह छोटा ऊ, उसके बाद आपका आता है री, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा में ह्रस्वों की संख्या, यानी ह्रस्व स्वर जो होते हैं यही होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन चारों में जो बिल्कुल सही आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अन और अह जो है उनको हम लोग स्वर में नहीं गिनते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर गिना जाए तो 13 होते हैं। ठीक है, लेकिन स्वरों की संख्या कितनी होती है, कुल 11 होती है, यानी कि 13 में से 2 को घटाएंगे तभी तो 11 आएगा ना, और वो 2 कौन से घटते हैं, आपका अन और अह जो होते हैं वह नहीं होते हैं, यानी स्वरों में नहीं गिने जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि उच्चारण की दृष्टि से संभल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, संयुक्त ध्वनि है, द्वित्व ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, या फिर संपृक्त ध्वनि है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संपृक्त ध्वनि यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, ह्रस्व स्वर के, प्लुत स्वर के, अनुस्वार में, या फिर अनुनासिक के। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लुत स्वर जो है उसमें क्या होता है, उच्चारण करने पर दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है प्लुत में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का, और आज का हमारा ये आखिरी प्रश्न है। दिया हुआ है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है, 20 होती है, 25 होती है, या फिर 35 होती है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, यानी कि 25 होती है। कैसे 25 होती है, देखिए यहाँ पे क वर्ग का 5 हो गया, ठीक है, फिर च वर्ग का कितना हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद कहता है क च ट, ट वर्ग का 5 हो गया, क च ट त प, तो त वर्ग का 5 हो गया, और प वर्ग का 5 हो गया। तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, यानी कुल मिलाकर कितने हो गए, 25 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आई होप आप लोग को यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको इस सेशन से कोई भी शिकायत हो जरूर आप लोग हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके अलावा आपके पास अगर कोई फीडबैक है इससे संबंधित, हमारे सेशन से संबंधित, तो जरूर अपने फीडबैक को दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप हमारे फीडबैक में चाहे तो आप अब्यूज भी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर जितनी भी गालियां हो गालियां भी दे सकते हैं। उसके अलावा आपके पास अगर कोई तारीफ की चीज़ है तारीफ भी कर सकते हैं, क्योंकि यह सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बनाई जा रही हैं, और अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो फिर इसका बनाने कोई भी औचित्य नहीं है। तो आई होप आप लोग मेरी जो भी मेहनत उसको समझ रहे होंगे। आप लोग को बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ रहा है, और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप लोगों को एक सरकारी जो सीट है, आपकी सरकारी सीट का आपका जो सपना है यूपी बीएड में, वह आपका पूरा हो सके। ठीक है, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ साथ जो हम लोग का वर्णमाला का जो ये सेशन चल रहा है वह लगभग प्रत्येक सेशन में हम लोग 20 प्रश्नों को हल करेंगे, और आप लोग देख रहे होंगे कि 20 प्रश्नों के साथ साथ हम लोग कम से कम 10 प्रश्न एक्स्ट्रा हम लोग लेकर चल रहे हैं, यानी इन 20 प्रश्नों के साथ हम लोग के जो 10 प्रश्न हैं वो और से तैयार हो रहे हैं। ठीक है,
आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर होंगी। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए आज के हम अपने सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।